Joining us right now is the man who presented Delhi's Desh Bhakti budget. What is it all about? I would like to introduce Delhi's Deputy Chief Minister, Manish Sisodia, who's now on our show. Thank you very much, Mr. Sisodia, for joining us. Desh Bhakti budget. Thank you, Sanket. Desh Bhakti budget, Mr. Sisodia. Would you like to explain to our viewers the idea, concept behind it? We do understand the meaning of this word. But, to juxtapose it with a budget and a philosophy of the government, what made you feel that this needs to be done? You see, this budget was dedicated to the 75th year of independence. 75 साल हो गए देश की आज़ादी को. So, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम 25-50 के हो जाते हैं, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं. तो इंडिया की एनिवर्सरी है 75वीं एनिवर्सरी, 75th इंडिपेंडेंस डे, ईयर ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. हम उसको बहुत बड़े तरीके से उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते हैं और करना भी चाहिए. सो हमारे लिए बजट उसके लिए है. साथ साथ में 75th ईयर इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेशन. वी फील कि सरकारें जो कुछ भी करती हैं, जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह की राजनीति हम सब करते हैं, हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे देश के लिए, वहां से 75 इयर्स में हम कहां पहुंचे हैं. गांधी जी से लेके, भगत सिंह जी से लेके, सुभाष जी, सब लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के भारत पे हम 75 इयर्स में कहां पहुंचे हैं, देश की राजधानी कहां खड़ी है और आगे कैसे जाना है. तो इन सब पे चिंतन का, मंथन का और आगे के विजन का भी ये वक्त है कि हम 75th ईयर में रेट्रोस्पेक्शन करें, आगे का प्लान करें. तो हमारा ये बजट सारा उसी के केंद्रित है कि हम सेलिब्रेट करेंगे 75th ईयर, लेकिन पिछले 75 सालों को रिव्यू करते हुए अगले 25 साल का प्लान बनाएंगे, उसकी फाउंडेशन रखेंगे. दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड इट देशभक्ति बजट. Yeah. Mr. Sisodia, I was going through some of the highlights that when you presented the budget. 45 crore rupees allotted to install the national flag at 500 places, 10 crores each for programs on B.R. Ambedkar and Shahid Bhagat Singh's lives, that citizens of Delhi, when coming out from their homes, will not return without sentiments of patriotism. There is a 9,934 crore health budget, free COVID vaccination, and also very importantly, Mr. Sisodia, 16,377 crore rupees for the education sector. Since you are also very deeply involved with this sector, can you tell us in great detail what this Desh Bhakti budget has for the education sector? एजुकेशन अपने आप में देशभक्ति है. बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ा के परिवारों का, पूरे सोसाइटी का, पूरे देश का डेवलपमेंट होता है और वही अपने आप में बहुत बड़ी देशभक्ति है. इसलिए हम तो एजुकेशन पे पिछले 5 साल से काम करते आए हैं, लेकिन हमने इस बात को रखा है कि भाई जब आप 25% बजट एजुकेशन पे खर्च करते हो, वो भी देशभक्ति पे खर्च हो रहा है. देश के बच्चों की पढ़ाई ही देशभक्ति है, सबसे बड़ी देशभक्ति मैं मानता हूं इसको आज की तारीख में. और 75 साल पहले जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं था. मैंने भगत सिंह को पढ़ाया, मैंने सुभाष जी को पढ़ाया, मैंने गांधी जी को पढ़ने समझने की कोशिश की. सब हमेशा यही बात करते हैं. अंबेडकर साहब ने भी ये लिखा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है. एजुकेशन इज द सोल ऑफ द डेवलपमेंट. तो इसीलिए 25% बजट एजुकेशन में है, वो हमारी देशभक्ति का हिस्सा है. हर बच्चे को स्वास्थ्य मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को काम और सुरक्षा मिले. ये सारा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से हम फ्री हो. अगर हमारा शहर पॉल्यूशन से फ्री होता है तो ये भी देशभक्ति है. तो इसलिए हमने इसको पूरे सिस्टम को ये कहा है कि सरकारों को जो करना चाहिए, अगर वो अपनी ईमानदारी से करती हैं, पूरे विजन के साथ करती हैं, तो वो एक देशभक्ति का हिस्सा है उनकी. एक सिसोदिया जी, मैंने एक बयान सुना, आप कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, आप दिल्ली में लोगों को या बच्चों को शिक्षा के माध्यम से कट्टर देशभक्त बनाना चाहते हैं. अब देखिए, ये जो कट्टर शब्द है, ये एक बहुत पॉजिटिव संदर्भ में नहीं देखा जाता. कट्टरवाद जो है उसको पॉजिटिव तरीके से कभी नहीं एसोसिएट किया जाता है. क्या आप समझाना चाहेंगे कि कट्टर देशभक्त आम आदमी पार्टी के हिसाब से कौन है? देखिए, ये बड़ा कल से जब से मैंने बोला है ये बात उठ रही है. मेरे लिए कट्टर देशभक्ति क्या है? एक्चुअली आप अपनी देशभक्ति को समझ जाएं और उस पर अड़े रहें, यही हमारी देशभक्ति. अब सवाल यह है कि एक आदमी जो पढ़ लिख जाता है स्कूल से, वो आदमी महिलाओं का सम्मान नहीं करे,
या महिलाओं का सम्मान करें। मेरे लिए महिलाओं का सम्मान कट्टर देशभक्ति है। अगर आप पढ़ लिखने के बाद भी विमेन का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मोलेस्टेशन में शामिल हैं, इतना सब मी टू कैंपेन देश में हुआ, तो पढ़े लिखे आदमी अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और वो उनसे पूछो आप देश से प्यार करते हैं, बोलेंगे हाँ करते हैं। आप बोलो भारत माता की जय बोलते हो, बोलेंगे हाँ बोलते हैं। आप तिरंगे का सम्मान करते हो, करते हैं। लेकिन फिर महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? तो हम कह रहे हैं कि आपकी देशभक्ति कट्टर तब है जब आप तिरंगे का भी सम्मान करें और महिलाओं का भी सम्मान करें। जब आप सरकारी अफसर बने तो आप ईमानदारी से काम करें और तिरंगे का भी सम्मान करें, तब आपकी कट्टर देशभक्ति है। और इसको मैंने जोड़ा है इसीलिए, बहुत नीचे अगर डे टू डे लाइफ में जोड़ूं, मैं कहता हूं कि दिल्ली की रेड लाइट पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर ट्रैफिक जंप कर रहा है इसलिए क्योंकि कोई सिपाही नहीं पकड़ने वाला है, इसलिए ठीक है, कौन पकड़ता है, चले जाते हैं, फिर आपकी देशभक्ति पे सवाल है भाई। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर वो देशभक्ति नहीं कर रहा। उसको सोचना चाहिए। अगर वो देश के सिस्टम्स को सम्मान नहीं करता, अगर देश के लोगों की सुरक्षा का सम्मान नहीं कर रहा है वो, फिर किस बात का देशभक्त है? सिर्फ इसलिए तो देशभक्त नहीं हो सकता ना कि भाई मैंने वंदे मातरम जोर से बोल दिया था, अब मुझे कॉपीराइट मिल गया, मुझे सारी रेड लाइट तोड़ूंगा, मैं कोई मिलावट करना चाहूं, भ्रष्टाचार करना चाहूं, किसी के साथ गुंडई करना चाहूं, मुझे कॉपीराइट मिल गया क्योंकि मैं जोर से सिंबल्स को जोर से सलाम करता हूं। सिसोदिया जी, let me, because you know I thought of a political question and I can't help but ask you this question. I feel, and correct me if I'm wrong, I feel that what the Aam Aadmi Party is trying to do is to disassociate the usage of this word in the context of a particular political party. कि देशभक्ति किसी एक political party का फोकस एरिया नहीं है, और कोई political party भी देशभक्त हो सकती है। Is that the देशभक्ति तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, देशभक्ति तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से में जो काम है हमारे लोकतंत्र में, वो एक्चुअली तो देशभक्ति का ही है। आप ईमानदारी से चुने, ईमानदारी से सरकार बनाए, ईमानदारी से फिर लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए काम करें, उनकी मदद के लिए, वेलफेयर के लिए काम करें और उसमें कमीशन ना खाएं, यही देशभक्ति है। आज मैं बोलूं कि मैं भारत माता की जय बहुत अच्छे से बोलता हूं और शिक्षा मंत्री बनके मैं बच्चों के मिड डे मील में कमीशन खाने लगूं, तो किस बात की देशभक्ति है? मेरी देशभक्ति इस बात में भी है कि मैं मिड डे मील का कमीशन नहीं खाऊंगा। मेरी देशभक्ति इस बात में भी है कि मैं अपने तिरंगे को अच्छे से सलाम करूंगा, मैं रेस्पेक्ट करूंगा। सिसोदिया जी, विपक्ष इस चीज को नहीं मानता। हमने तमाम बयान सुने जिसमें उनका ये कहना है कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इट्स अ पाइप ड्रीम, सेज द ऑपोजिशन। ये लोग ऐसे ही लोग उस वक्त भी थे जब लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त भी लोग कहते थे भाई देश ने अंग्रेजों को जाना चाहिए, तो उस वक्त उनका भी मजाक बनता था। बोलते ये लोग ऐसे थोड़ी, आज अगर हम कह रहे हैं कि हम शिक्षा के जरिए लोगों को अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लोगों से प्यार करने की भावना लेके आएंगे, उसमें इनको लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग फेल्ड लोग हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी सिस्टम्स, पदों पे बैठ के सिस्टम्स का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ पूरी जिंदगी किया नहीं है। ना कांग्रेस के लोगों ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको 75 साल मौका मिला, इन्होंने सरकारी स्कूल तक ठीक नहीं किए, बर्बाद कर दिए। आज ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिल्कुल, आज इनसे बोलो कि सरकारी स्कूल ठीक करने, बोलेंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 5 साल में हमने करके दिखा दिया। सिसोदिया जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल, यू हैव अनाउंस्ड और मेड अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स इन द बजट. The budget basically operates on two principles: what you spend and what you earn, right? Now a budget एक लेखा जोखा है कि आप खर्च किस तरीके से करेंगे, लेकिन इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? How are you going to generate this revenue? देखिए, पिछले 5 साल में हमने जो काम किया उसमें हमारा कॉन्फिडेंस पैसे को लेके तो बहुत अच्छा हो गया है। हमारा मानना है कि सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती है, नीयत ठीक होनी चाहिए। और मैं जब ये कह रहा हूं तो केवल एक बेसिक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं। 2015 में दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ रुपए होता था। इस साल हमारा बजट कोविड के बावजूद 59,000 करोड़ रुपए है। 60,000 करोड़ रुपए हमारा पिछले साल बजट था जब इलेक्शन ईयर था लास्ट वाला। तो 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो उम्मीद है कि जैसे जैसे और सरकार आगे बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की प्रगति होगी, तो सरकार के पास भी टैक्स आएगा, ईमानदारी की पॉलिसीज लागू होंगी तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बेईमानी करनी है तो पैसे की कमी है, ईमानदारी से काम करने के लिए पैसे की कमी नहीं रहती है सरकार के पास। Okay, 2 quick questions.
one, if you could explain for our viewers, what is a Deshbhakti curriculum and how is it going to be implemented in Delhi? जो मैंने आपको जिक्र किया, ये सवाल मैंने जब हमने देशभक्ति कैरिकुलम के बारे में सोचा, इसको प्लान करना शुरू किया करीब 6 महीने पहले, तो हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में ही जाके हमने बच्चों से पूछा, 11th क्लास के बच्चों से पूछा, 9th के से पूछा कि भाई ये उनके ऑनलाइन सिस्टम्स में पूछा कि भाई आपके लिए देशभक्ति क्या है, और यकीन मानिए ओरिजिनल जवाब आए बच्चों के। उन्होंने कहा पशु पक्षियों से प्यार करना भी देशभक्ति है, पर्यावरण की रक्षा करना भी देशभक्ति है, महिलाओं का सम्मान करना भी देशभक्ति है। सवाल ये है कि जब हम बात तो करते हैं कि हमारे, और आपने भी सुना होगा हम नई एजुकेशन पॉलिसी से लेके और तमाम चीजों में बात करते रहते हैं कि साहब 360 डिग्री काम होना चाहिए एजुकेशन पे, लोगों की पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी निखर के आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। कहां से आएगी अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे? हम अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है सुनने को शब्द सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे, और सॉफ्ट स्किल क्या है, पर्सनैलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें वही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको इतना हैवी वर्ड बना देते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया आप अपने देश से प्यार करते हो, आप अपने सिस्टम से प्यार करते हो, आप सिंबल से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, सिंबल से प्यार करना चाहिए। लेकिन जब आप झंडे से प्यार करते हो तो झंडे के नीचे खड़े हुए हर धर्म, हर जाति के लोगों से अगर प्यार नहीं करते हो तो आपकी देशभक्ति मिलावटी देशभक्ति है। Is this Milavati Deshbhakti? Okay, now I think that's a interesting use of terminology, Mr. Sisodia. Your budget also has a vision for 2047. Would you like to tell our viewers what is this vision 2047? जैसा मैंने कहा कि 75 साल पहले लोगों ने आजाद कराया देश को, और फिर कुछ सपने देखे देश के लिए। आज 75 साल में हम जहां पहुंचे हैं और जहां पहुंचने से रह गए हैं, हमारे बाद खड़े हुए देश कई आगे निकल गए। जापान जैसा देश जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद देखें तो क्या बचा था उस देश में, मोरल टूट गया था, इकोनॉमी टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज टेक्नोलॉजी से लेके और सिस्टम्स में हमसे कहीं आगे निकल गया, इकोनॉमी में कहीं आगे निकल गया। कहीं तो गड़बड़ हो गई ना, लीडरशिप की प्लानिंग में गड़बड़ थी। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम 2 साल के अंदर अंदर इकोनॉमी को यहां खड़ा कर देंगे, नहीं होने वाली है। 25 साल का फाउंडेशन रखना पड़ेगा, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, आपको महिलाओं को रोजगार पे काम करना पड़ेगा, नौकरियों पे काम करना पड़ेगा। ओवरऑल इन सब चीजों पे काम करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। और 2047 का हमारा विजन यही है, जैसे मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा कि आज सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम 34 लाख रुपए है। रूटीन कैलकुलेशन देखें पिछले 10-15 साल की, तो सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम आज से 25 साल बाद 48 लाख रुपए रहने वाली है, नॉर्मल ट्रेंड्स को देखें तो। इंडिया में, दिल्ली देश की राजधानी है, हम यहां की ही बात कर रहे हैं, आज हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 1.25 लाख रुपए है, विच इज ऑलमोस्ट सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है दिल्ली की पर कैपिटा इनकम से इस वक्त 11 टाइम्स है। अगर इसी स्पीड से हम आगे बढ़े और इसको आगे हमको बढ़ाना है, जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं, हमको 25 साल में सिंगापुर की उस वक्त की इकोनॉमी, उस वक्त की पर कैपिटा इनकम को मैच करना है। कंपटीशन हमें इस तरह से रखना है, हमें विजन इस तरह से रखना है, उसी हिसाब से अपने लोगों को एजुकेट करना है, उसी हिसाब से अपने यहाँ बिजनेस प्लान्स बनाने हैं, बिजनेस को स्पेस देना है, तब हम कर पाएंगे इसको। Okay, Mr. Sisodia, my final question, and I have reserved the political question for the last. Now, Arvind Kejriwal today announced, and this has been spoken about in the Aam Aadmi Party, of free Tirth Yatra to Ayodhya for the old, right, to the Ram temple. Yeah. Now, I want to know from you, Mr. Sisodia, is this a subtle attempt by the Aam Aadmi Party to appropriate issues like Deshbhakti and Hinduism, which have now come about to be associated with a particular political party, the Bharatiya Janata Party? So in a very subtle way, you're taking their, you're trying to appropriate what they have appropriated once. देखिए, देश भी सबका है, बीजेपी वालों का भी है, हमारा भी है, राम भी सबके हैं। मैं भी सुबह उठ के पूजा करता हूं तो भगवान राम को नमस्कार करता हूं, भगवान राम को नमन, हनुमान जी को। तो मेरा कहना यह है कि राम कोई भारतीय जनता पार्टी के थोड़े हैं खाली,
राम तो हमारे भी हैं, राम तो देश के हैं, और राम राज्य भारत में गुड गवर्नेंस को लेके जो शब्द बना, आज तक राम राज्य से बेहतर शब्द हम गुड गवर्नेंस को लेके, वेलफेयर गवर्नेंस को लेके हम गढ़ नहीं पाए हैं। राम राज्य से बड़ा शब्द तो राम को इनके ही थोड़े ही हैं। अब हम लोग जब पिछले साल अभी कोविड से पहले ईयर में अगर देखें तो देश के 16 तीर्थ स्थानों पर हम लोग लोगों को भेज रहे थे, दिल्ली के बुजुर्गों को। हमें बड़ा अच्छा लगा, भाई राम मंदिर बन रहा है, लोग जाना चाहेंगे, तो हमने अनाउंस किया कि हम अपनी ट्रेन्स जहां 16 जगहों पे भेजते हैं, हम राम मंदिर भी भेजेंगे, और लोग तो जाना चाहेंगे, निश्चित रूप से जाना चाहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई तीर्थ यात्रा कराए लोगों को, बुजुर्गों को। ये हमारे बुजुर्गों के लिए प्लान में शामिल है। Okay. Before we let you go, Mrs. Sisodia, anything that you would want to say about the attack on Mamata Banerjee? She said that she was attacked in Nandigram. What do you have to say about the very violent form of politics which is being played out in West Bengal? Just your comment. ये भारतीय जनता पार्टी का ये करैक्टर हो गया है। वो मेरे घर पे भी घुस आए थे, वो दिल्ली जल बोर्ड के घर उसमें दफ्तर में भी जाके तोड़फोड़ करे। मेरी एब्सेंस में मेरे बीवी बच्चों पे अटैक करने के लिए आ गए थे। आज वो चुनाव में, और क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की जनता उनको हरा रही है लगातार। यही वहां देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो माहौल दिख रहा है उसमें उनको ये समझ में आ गया है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। और यही भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि जहां वो जीतते हैं वो वायलेंस फैलाते हैं, जहां वो हारते हैं हारने के फ्रस्ट्रेशन में। तो ये उन्होंने अपने कैरेक्टर का परिचय दिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट आई एम श्योर जनता के पास इसका जवाब है। All right. Mr. Manish Sisodia, pleasure talking to you and thank you so much.